हेलो एवरीवन, आज का हमारा चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटीज़। सो डू यू नो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? कोई भी एक्टिविटी जिससे लोग पैसे अर्न करते हैं वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरह की होती हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। एंड यही हैं हमारे नेक्स्ट 3 चैप्टर्स। पहले हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ देखेंगे। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पीपल डायरेक्टली नेचर का यूज़ करते हैं। इन एक्टिविटीज़ में लोग डिपेंड करते हैं लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल्स और मिनरल्स पर, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, हंटिंग, गैदरिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग। जो भी लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते हैं उनको रेड कॉलर वर्कर्स बोला जाता है, बिकॉज दे वर्क आउटसाइड एंड दीज जॉब्स आर फिजिकली डिमांडिंग। तो किस जगह कौन सी प्राइमरी एक्टिविटी होगी ये डिपेंड करता है ऑन फिजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में आता है जैसे क्लाइमेट कैसा है, सॉइल टाइप कैसा है, रिलीफ, वाटर की अवेलेबिलिटी, नेचुरल वेजिटेशन कैसा है उस एरिया का। और सोशल फैक्टर्स में आता है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, स्किल्स, ट्रेडिशन, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं और भी चीजें। तो ये सब चीजें डिसाइड करती हैं कि किस जगह कौन सी प्राइमरी एक्टिविटी होगी। जैसे प्लेन्स की बात करें तो वहां पर एग्रीकल्चर होगा क्योंकि वहां फ्लैट लैंड अवेलेबल है, फर्टाइल सॉइल है एंड इरिगेशन के लिए रिवर्स अवेलेबल है। वहीं अगर कोस्टल एरियाज की बात करें वहां पर फिशिंग होगी क्योंकि वहां पे पानी है बहुत सारा और फिशेस भी हैं। माइनिंग उस जगह होगी जहां मिनरल्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल हो लोगों के पास। ऑल्सो इस चैप्टर में हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैप्स मिलेंगे, सो प्लीज फोकस। सबसे पहले बात करते हैं हंटिंग और गैदरिंग के बारे में। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अर्ली ह्यूमंस या तो एनिमल्स हंट करते थे या फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स ये गैदर करते थे। एरियाज ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग, ये मैप इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। सो मोस्टली गैदरिंग उन एरियाज में होती है जहां हार्श क्लाइमेट है, या तो कोल्ड रीजन में यानी हाई लैटिट्यूड जोन्स में जैसे नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया एंड सदर्न चिली, या फिर हॉट रीजन्स यानी लो लैटिट्यूड जोन्स में जैसे अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। हंटिंग तो इंडिया में बैन हो गई है क्योंकि बहुत से एनिमल्स एंडेंजर्ड हो गए हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एंड इलीगल हंटिंग। गैदरिंग अभी भी होती है बिकॉज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। ट्री की बार्क का यूज होता है क्वाइनाइन, टैनिन एक्सट्रैक्ट करने के लिए एंड फॉर कॉर्क मेकिंग। लीव्स का यूज होता है फॉर बेवरेजेस एंड ऑल्सो फॉर ड्रग्स, कॉस्मेटिक, फाइबर्स एंड फैब्रिक्स। नट्स का यूज होता है एज फूड एंड ऑयल्स एंड ट्री ट्रंक इज यूज्ड फॉर रबर, बलाटा गम्स एंड रेजन्स। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो आप जब च्युइंगम खाते हो तो जो टेस्टलेस, फ्लेवरलेस पार्ट होता है दैट कम्स फ्रॉम अ ट्री, जपोटा ट्री, और इस पार्ट को चिकल बोलते हैं। आजकल गैदरिंग की भी इंपॉर्टेंस रह नहीं गई है क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स महंगे मिलते हैं और सिंथेटिक प्रोडक्ट्स सस्ते होते हैं और अपेरेंटली बेटर क्वालिटी के होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग वही लेना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इज पेस्टोरलिज्म। जब ह्यूमंस ने रियलाइज किया कि हंटिंग अनसस्टेनेबल है तब उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। अपने रीजन के हिसाब से एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए जाने लगे। आज के समय में डिपेंडिंग अपॉन जियोग्राफिकल फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एनिमल रेयरिंग 2 तरह की होती है। एक है सबसिस्टेंस और दूसरी है कमर्शियल। इन दोनों का मैप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं सबसिस्टेंस एनिमल रेयरिंग की, जिसको कि नोमैडिक हर्डिंग या पैस्टोरल नोमैडिज्म भी कहते हैं। इसमें हर्डर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अलोंग विद द एनिमल्स इन सर्च ऑफ पैस्चर एंड वाटर एंड ये लोग डिपेंड करते हैं एनिमल्स पर ऑन फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रॉपिकल अफ्रीका में कैटल इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक होती है, जबकि सहारा एंड एशियाटिक डेजर्ट में शीप, गोट्स एंड कैमल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तिब्बत एंड इंडीज में याक एंड लामाज इंपॉर्टेंट है एंड आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज में रेनडियर सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल है। पैस्टोरल नोमैडिज्म से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं। कोर रीजन एक्सटेंड करता है फ्रॉम अटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एंड इट एक्सटेंड्स ईस्टवर्ड्स अक्रॉस अरेबियन पेनिनसुला इनटू मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। सेकंड रीजन इज ओवर द तुंद्रा रीजन ऑफ यूरेशिया एंड थर्ड इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। देयर आर स्मॉल एरियाज इन साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड ऑन द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। सो इन हर्डर्स की कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होती और एक ट्राइब की अपनी पर्टिकुलर टेरिटरी होती है। इनका मूवमेंट 2 तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में ये प्लेन्स एंड डेजर्ट एरियाज में मूव करते हैं। वर्टिकल में ये माउंटेन्स में ऊपर या नीचे मूव करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट। एंड दिस प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरियाज टू पैस्चर ऑन माउंटेन्स ड्यूरिंग समर्स एंड अगेन फ्रॉम माउंटेन पैस्चर्स टू प्लेन एरियाज ड्यूरिंग विंटर्स इज कॉल्ड ट्रांसह्यूमन्स। सो इंडिया के हिमालयन रीजन में ट्राइब्स जैसे गुज्जर्स, बकरवाल्स, गद्दीज एंड भोतियास ये माइग्रेट करती हैं फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन्स ड्यूरिंग समर्स एंड फ्रॉम माउंटेन्स टू द प्लेन्स इन विंटर्स। सिमिलरली तुंद्रा रीजन्स में नोमैडिक हर्डर्स मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन समर्स एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन विंटर्स। बट नोमैडिक हर्डिंग डिक्लाइन हो रही है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जिसकी वजह से लोग फ्रीली मूव नहीं कर सकते एंड गवर्नमेंट सेटलमेंट पॉलिसीज, क्योंकि लोगों की पहचान के लिए कोई पता होना चाहिए, तो पते के लिए उनको उस पते पर रहना भी चाहिए। एंड थर्ड बिकॉज ऑफ श्रिंकिंग ग्रेजिंग लैंड्स। अब बात करते हैं कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग की। इसको रैंचिंग भी बोलते हैं। नोमैडिक हर्डिंग के कंपैरिजन में कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग ऑर्गेनाइज्ड है, साइंटिफिक है, कैपिटल इंटेंसिव है, परमानेंट रैंचेस में प्रैक्टिस किया जाता है
है ये लार्ज एरिया कवर करता है और ये लार्ज एरिया फेंस्ड पार्सल्स में डिवाइडेड होता है। एनिमल्स को मूव किया जाता है फ्रॉम वन पार्सल टू अनदर एंड कितने एनिमल्स होने हैं ये डिपेंड करता है उस लैंड की कैरिंग कैपेसिटी पर, ताकि ओवर ग्रेजिंग ना हो। यूजुअली एक तरह के एनिमल्स ही रखते हैं जैसे शीप, कैटल, गोट्स या हॉर्सेस, और इनसे प्रोडक्ट्स लेते हैं जो कि साइंटिफिकली प्रोसेस और पैक किए जाते हैं, फिर इनको अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में आता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, डिजीज कंट्रोल एंड प्रॉपर हेल्थ केयर। सो कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग इन जगह में की जाती है एंड दे आर इंपॉर्टेंट। इट इज प्रैक्टिस्ड इन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्रीकल्चर. Agriculture is the practice of cultivating the soil, planting, raising, harvesting both food and non-food crops as well as livestock production. So different types of climate, soil, population, money and technology leads to different types of agriculture. Agriculture mainly होता है subsistence agriculture, plantation agriculture, extensive commercial grain cultivation, mixed farming, dairy farming, Mediterranean agriculture, market gardening and horticulture, cooperative farming and collective farming. So हम एक एक करके सबको देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं subsistence agriculture की। ये वो फार्मिंग है जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जाती है एंड दिस इज नॉट फॉर सेलिंग। ये दो तरह की होती है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। इसमें कल्टीवेटेड पैचेस बहुत छोटे छोटे होते हैं एंड प्रिमिटिव टूल्स का यूज करके कल्टीवेशन किया जाता है। 3 से 5 साल के बाद जब सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगती है तो फार्मर उस पैच को छोड़कर दूसरे पैच में फार्मिंग करने लगते हैं और पुराने पैच की वेजिटेशन को फायर से क्लियर कर दिया जाता है। एशेस से सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है और कुछ साल बाद फार्मर वापस से इस पैच पर खेती कर सकते हैं। एंड दिस इज वाइडली प्रैक्टिस्ड बाय मेनली ट्राइब्स इन द ट्रॉपिक्स, स्पेशली इन अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इस प्रैक्टिस को झुमिंग कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा बोलते हैं और इंडोनेशिया एंड मलेशिया में इसको लदांग बोलते हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में फार्मर्स जो क्रॉप्स उगाते हैं वो मेनली खुद के लिए होती है। लैंड का एरिया छोटा है पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है, इसलिए लैंड इज यूज्ड वेरी इंटेंसिवली, मतलब बार बार खेती होती रहती है। मेनली ये एशिया के डेंसली पॉपुलेटेड मॉनसून एरिया में मिलता है। ये दो तरह का होता है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेड पैटी कल्टीवेशन, ये सबसे कॉमन है। इसमें मेन क्रॉप राइस की है क्योंकि राइस को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है जो मॉनसून क्लाइमेट में इजीली मिल जाता है। इसमें स्मॉल फार्मर्स होते हैं क्योंकि इसमें मैनुअल लेबर ज्यादा लगता है, इसलिए फैमिली के लोग ही साथ में मिलकर काम कर लेते हैं। मेन्योर यूज किया जाता है। ईल्ड पर यूनिट एरिया हाई होती है क्योंकि लैंड को बहुत ही अच्छे से यूज किया जाता है, पर लेबर प्रोडक्टिविटी कम होती है क्योंकि बहुत सारे लोग छोटे से प्लॉट में काम कर रहे होते हैं। दूसरा है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर दैन पैडी। कुछ एरियाज में राइस ग्रो नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल, डिफरेंट सॉइल, कोल्ड क्लाइमेट, अनइवन रिलीफ, तो उन जगह में फार्मर्स व्हीट, सोयाबीन, बार्ले या मिलेट्स उगाते हैं। जैसे पैडी के कल्टीवेशन में होता है, सेम यहाँ भी छोटे प्लॉट्स होते हैं, फैमिली साथ में मिलकर काम करती है, वही सब होता है, बस फर्क ये है कि इसमें इरिगेशन करना पड़ता है। इंडिया में इंडो गैंगेटिक प्लेन में व्हीट उगाया जाता है और वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में मिलेट्स। नेक्स्ट देखते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग है और ये यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस की थी अपनी ट्रॉपिकल कॉलोनीज में। इनका मेन एम था ये जो कॉलोनीज में प्रोडक्शन होगा इन चीजों का, इन सबको एक्सपोर्ट करके ये यूरोप में बेचते और इससे प्रॉफिट कमाते हैं। सो प्लांटेशन क्रॉप्स में आती हैं टी, कॉफी, कोको, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनाना एंड पाइनएप्पल। इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। पहला तो लार्ज एस्टेट्स होते हैं इसमें, यानी प्लांटेशन बहुत ही बड़े एरिया में किया जाता है। लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है क्योंकि लैंड, मशीन्स, लेबर चाहिए होता है प्रोसेसिंग करने के लिए। सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन होता है क्योंकि एक ही सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है बड़े से एरिया में। साइंटिफिक मेथड्स फॉलो किए जाते हैं जैसे मॉडर्न टेक्निक्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन एंड रिसर्च। चीप लेबर होता है क्योंकि लोकल लोगों को ही एम्प्लॉय किया जाता है कम वेजेस पर। मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट होता है और यही लोग प्रोडक्शन को सुपरवाइज करते हैं। गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है रोड्स, रेलवेज और पोर्ट्स का, ताकि प्लांटेशन का जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो इजिली फैक्ट्रीज में चला जाए और फिर एक्सपोर्ट किया जा सके। फ्रांस ने वेस्ट अफ्रीका में कोको एंड कॉफी का प्लांटेशन इंट्रोड्यूस किया। ब्रिटिश ने इंडिया में और श्रीलंका में टी, मलेशिया में रबर और वेस्ट इंडीज में शुगर केन एंड बनाना इंट्रोड्यूस किया। स्पेनिश एंड अमेरिकर्स ने फिलीपींस में कोकोनट एंड शुगर केन में इन्वेस्ट किया। डच ने इंडोनेशिया में शुगर केन प्लांटेशन बनाए और ब्राजील में अभी भी कुछ कॉफी के लार्ज प्लांटेशन है जिसको वहाँ फजांडा बोलते हैं। अभी भी कुछ फजांडा यूरोपियंस मैनेज करते हैं। पहले तो ज्यादातर प्लांटेशन यूरोपियंस ही ओन करते थे, बट आज के टाइम पर ज्यादातर वहाँ की गवर्नमेंट या फिर कंट्री के लोग ओन करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। इसके फीचर्स देखते हैं। पहला तो इसमें फार्म का साइज बहुत बड़ा होता है। फार्मिंग इज हाईली मैकेनाइज्ड, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स और भी कई मशीन्स यूज की जाती है। कम वर्कर्स काम करते हैं एंड फार्मिंग इज फॉर कमर्शियल पर्पस। व्हीट प्रिंसिपल क्रॉप होती है, उसके अलावा कॉर्न, बार्ले, ओट्स, राई भी उगाई जाते हैं। ये
ये प्रैक्टिस की जाती है इन सेमी एरिड लैंड्स ऑफ मिड लैटिट्यूड्स एंड इसका मैप इंपॉर्टेंट है। इसके मेन रीजन्स हैं यूरेशिया स्टेपीज, कनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज, पंपास ऑफ अर्जेंटीना, वेल्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलियन डाउन्स एंड कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। इसमें लो ईल्ड होती है पर एकड़ क्योंकि फार्मिंग बड़े से एरिया में की जाती है एंड इतना इंटेंसिवली यूज नहीं की जाती है हर एकड़ जैसा कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर में होता था, बट क्योंकि यहाँ कम लोग काम करते हैं, मशीन ज्यादा है, इसलिए आउटपुट पर वर्कर इज वेरी हाई, जिसकी वजह से हाई ईल्ड पर पर्सन होती है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच क्रॉप कल्टिवेशन एंड एनिमल रेयरिंग आर डन टुगेदर ऑन द सेम फार्म। इसमें मॉडरेट साइज के फार्म्स होते हैं। क्रॉप कल्टिवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एनिमल्स जैसे कि कैटल, शीप, पिग्स एंड पोल्ट्री एनिमल्स होते हैं एंड क्रॉप्स जैसे व्हीट, बार्ली, ओट्स, राई, मेज, फॉडर एंड रूट क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। मिक्स्ड फार्मिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है फॉडर क्रॉप्स बिकॉज दिस इज यूज्ड टू फीड द एनिमल्स। क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग की जाती है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी कम नहीं होती। हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि मशीन्स, बिल्डिंग्स, टूल्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है एंड फार्मर्स स्किल्ड होते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग कहाँ होती है ये देखते हैं क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एरियाज है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया एंड टेम्परेट रीजन्स ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर इन विच मिल्क एनिमल्स आर reared mainly for milk and milk products. फीचर्स है इसके कि ये मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट है क्योंकि ये मॉडर्न मेथड्स एंड साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज करता है। इट इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव क्योंकि एनिमल शेड्स, फॉडर स्टोरेज एंड फीडिंग एंड मिल्चिंग मशीन्स की जरूरत होती है। इसमें साइंटिफिक एनिमल केयर चाहिए होती है एंड स्पेशल फोकस किया जाता है ऑन कैटल ब्रीडिंग, हेल्थ केयर एंड वेटरनरी सर्विसेज पर। ये लेबर इंटेंसिव होता है क्योंकि रेगुलर केयर चाहिए होती है फीडिंग एंड मिल्किंग में, इसलिए इसमें कोई ऑफ सीजन नहीं होता, यानी वर्कर्स को पूरे साल काम करना होता है। इनकी लोकेशन सिटीज के आसपास ही होती है ताकि मार्केट के पास रहे और सामान तुरंत प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचा जा सके। टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है इन ट्रांसपोर्ट, रेफ्रिजरेशन, पैस्चराइजेशन एंड प्रिजर्वेशन में डेयरी फार्मिंग के प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग के 3 मेन एरियाज हैं नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, कनाडा, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया में। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल फार्मिंग सिस्टम प्रैक्टिस इन द रीजन्स विद मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एंड ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है in countries around the Mediterranean Sea in Europe and North Africa from Tunisia to Atlantic coast, also Southern California में, Central Chile, Southwestern South Africa, South and Southwestern Australia। यहाँ की main crops होती है citrus fruits and Mediterranean region इन crops का main supplier है। यहाँ viticulture यानी grape cultivation भी होता है जिसमें high quality grapes produce किए जाते हैं which are used for making wines और जो थोड़े inferior quality के grapes होते हैं उनको dry करके raisins या currants बना लिया जाता है। Olives and figs भी यहाँ की important commercial crop है। So in रीजन में हाई वैल्यू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं। क्रॉप्स विंटर सीजन में उगाई जाती है एंड इन क्रॉप्स की हाई डिमांड होती है यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स भी ज्यादा आता है एक्सपोर्ट करने में। मार्केट गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर इन विच हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स आर ग्रोन एक्सक्लूसिवली फॉर अर्बन मार्केट्स। इसमें फार्म्स का साइज जनरली स्मॉल होता है, दे आर लोकेटेड क्लोज टू द सिटीज विद गुड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, जिसकी वजह से क्विक सप्लाई हो पाती है और फ्रेश एंड पेरिशेबल प्रोड्यूस। ये लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव दोनों हैं। इनमें मॉडर्न एग्रीकल्चरल इनपुट्स यूज किए जाते हैं जैसे इरिगेशन, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ग्रीन हाउस एंड आर्टिफिशियल हीटिंग, स्पेशली इन कोल्डर रीजन्स। ये इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स के डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में मिलता है जैसे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए और मेडिटेरेनियन रीजन में। नीदरलैंड्स फेमस है फॉर कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, स्पेशली ट्यूलिप्स, जो कि यूरोप की अलग अलग सिटीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रक फार्मिंग का, जिसमें ट्रक नहीं फार्म किए जाते। ट्रक फार्मिंग में क्या होता है कि मार्केट की जो डिस्टेंस होती है फार्म से वो उतनी ही होती है जितना ट्रक एक रात में डिस्टेंस कवर कर सकता है, इसलिए इसका नाम पड़ा ट्रक फार्मिंग। ऑल्सो फैक्ट्री फार्मिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका जैसी इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन में, और फैक्ट्री फार्मिंग में एनिमल्स लाइक पोल्ट्री एनिमल्स एंड कैटल आर रियर्ड इन कंट्रोल्ड कंडीशंस। उनको मैन्युफैक्चर्ड फीड स्टफ दिया जाता है खाने में और उनको रेगुलरली चेक किया जाता है फॉर एनी डिजीजेस। ऐसी फैक्ट्री फार्मिंग में लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है इसके ऑपरेशन में, वेटरनरी सर्विसेज में, हीटिंग एंड लाइटिंग में। ऑल्सो इसमें साइंटिफिक ब्रीडिंग मेथड्स फॉलो किए जाते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव एंड कलेक्टिव फार्मिंग। ये डिविजन है बेस्ड ऑन फार्मर्स कैसे काम करते हैं और लैंड कौन ओन करता है। कोऑपरेटिव फार्मिंग में फार्मर्स कोऑपरेट करके काम करते हैं। फार्मर्स कीप देयर ओन लैंड, दे वर्क टुगेदर टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड मशीन्स, दे आल्सो सेल देयर क्रॉप्स टुगेदर टू गेट बेटर प्राइसेस। कोऑपरेटिव फार्मिंग करने से फार्मर्स की कॉस्ट कम लगती है, प्रॉफिट ज्यादा मिलता है और काम इजी हो जाता है। कोऑपरेटिव फार्मिंग सक्सेसफुल है इन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज लाइक डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बेल्जियम
बेल्जियम, स्वीडन एटसेट्रा। डेनमार्क में तो सारे फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के पार्ट है। दूसरी है कलेक्टिव फार्मिंग, जिसको कोलखोज भी कहते हैं, एंड इट स्टार्टेड इन सोवियत यूनियन, जहां पर लैंड, लाइफ स्टॉक, टूल्स सब कलेक्टिवली ओन किया जाने लगा एंड पूरा कंट्रोल था स्टेट का। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब छोटे छोटे प्लॉट्स थे, कुछ एनिमल्स थे फार्मर्स के पास, तब प्रोडक्शन बहुत कम होता था। तो फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए स्टेट ने कंट्रोल ले लिया लैंड का और लाइफ स्टॉक का एंड सब मर्ज करके बना दिया एक लार्ज फार्म। ये लैंड किसी फार्मर का नहीं था एंड फार्मर्स बिकेम मेंबर्स। फार्मिंग वाज डन जॉइंटली विद शेयर्ड लेबर यूजिंग कॉमन मशीनरी। फार्मर्स को थोड़ा सा लैंड मिलता था और थोड़े एनिमल्स मिलते थे उनकी डेली नीड्स को मीट करने के लिए। बाकी का जो मेन प्रोडक्शन होता था वो स्टेट के पास जाता था और फिर स्टेट उसको शेयर करता था लोगों के बीच में। अब देखते हैं हमारी लास्ट प्राइमरी एक्टिविटी, माइनिंग। माइनिंग मीन्स digging the earth to take out minerals like coal, iron, copper, etc. Humans have used minerals since ancient times. Copper age में copper यूज किया जाता था। Similarly, bronze age आई, iron age आई। पहले minerals mainly tools, utensils and weapons बनाने के लिए यूज किए जाते थे। Real large scale mining शुरू हुई हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से, जब फैक्ट्रीज में, मशीन्स में एंड रेलवेज के लिए मिनरल्स की जरूरत पड़ी और मिनरल्स के लिए करनी पड़ी हमें माइनिंग। माइनिंग एक्टिविटी दो मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स यानी साइज क्या है मिनरल डिपॉजिट का। अगर लार्ज डिपॉजिट है तो माइनिंग अच्छे से होगी। ग्रेड ऑफ द मिनरल यानी अच्छी क्वालिटी का मिनरल होगा तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। मोड ऑफ अकरेंस यानी अगर मिनरल अर्थ की सरफेस पर होगा तो उनको एक्सट्रैक्ट करना इजी होगा एज कंपेयर टू मिनरल्स जो डीप होंगे। इकोनॉमिक फैक्टर्स में आता है डिमांड ऑफ द मिनरल। जिन मिनरल्स की डिमांड ज्यादा होगी उनको ज्यादा माइन किया जाएगा। टेक्नोलॉजी अवेलेबल, जिन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी वो मिनरल्स इजिली माइन किए जा सकते हैं। कैपिटल, कितना कैपिटल अवेलेबल है, क्योंकि मिनरल्स को माइन करने के लिए मशीन, पावर और भी बहुत चीजों की जरूरत होती है। लेबर एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, चीप लेबर एंड इजी ट्रांसपोर्ट से माइनिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा। माइनिंग दो तरीके से की जाती है डिपेंडिंग अपॉन मिनरल्स कहाँ अवेलेबल है। सरफेस माइनिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग। सरफेस माइनिंग में मिनरल्स आर फाउंड क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो इसमें रॉक्स एंड टॉप सॉइल को रिमूव किया जाता है एंड मिनरल्स को ओपन पिट्स में से निकाला जाता है। ये प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये इजी और चीप मेथड है। इसमें ज्यादा सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता है क्योंकि ये कम डेंजरस है एज कम्पेयर टू अंडरग्राउंड माइनिंग, और इसमें कम टाइम में ज्यादा मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। कोल, आयरन ओर इस मेथड से माइन किया जाता है। अंडरग्राउंड माइनिंग तब करते हैं जब मिनरल्स आर डीप बिलो द सरफेस। इसमें ग्राउंड में डीप वर्टिकल शाफ्ट्स डिग किए जाते हैं, देन यहाँ से हॉरिजॉन्टल टनल्स बनाई जाती हैं मिनरल्स तक पहुंचने के लिए, और फिर इसी पैसेज के थ्रू मिनरल्स को ऊपर लाया जाता है। तो इस मेथड में स्पेशली डिजाइंड लिफ्ट्स, ड्रिल्स, हॉलेज व्हीकल्स, वेंटिलेशन सिस्टम सब चाहिए होता है। ये मेथड रिस्की है, डेंजरस, गैसेस फैल सकती हैं, माइन फायर्स हो सकता है, फ्लड हो सकता है, टनल्स कोलैप्स भी कर सकती हैं। आज के टाइम में ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज माइनिंग कम कर रही हैं क्योंकि उनके यहाँ लेबर एक्सपेंसिव है, सेफ्टी कॉस्ट बहुत हाई है और उनकी कंट्रीज में एनवायरमेंटल रूल्स काफी स्ट्रिक्ट है। सो माइनिंग कर कौन रहा है? डेवलपिंग कंट्रीज, और डेवलप्ड कंट्रीज इन्हीं से इजिली इंपोर्ट कर लेती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में लेबर फोर्स चीप है, उनको पैसे चाहिए जो मिनरल्स एक्सपोर्ट करने से उनको मिल जाते हैं। अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एशिया में 50% से ज्यादा अर्निंग मिनरल से ही होती है। सो विद दिस इट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो कैसा लगा ये भी बताओ। इफ यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। टेक केयर, बाय।